ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे मामले में उतरने वाले हैं जिसने मतलब एक बहुत ही शांत और आदर्श माने जाने वाले ग्रामीण इलाके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ बिल्कुल। और ये जगह है ब्रिटिश कोलंबिया का एंडरबी शहर। मतलब एक ऐसा खूबसूरत डेयरी शहर जहाँ लोग सच में रात को अपने दरवाजे खुले छोड़कर सोते थे। बिल्कुल। और यहीं डर्क रोल्फिसेमा और उनकी पत्नी ऑड्रे रहते थे। डर्क 48 साल के एक बेहद मेहनती डेयरी किसान थे। मतलब उनका रूटीन इतना पक्का था कि अगर वो कह दें कि 8 बजे आएंगे तो बस 8 बजे हाजिर। और ऑड्रे को लामा पालने और बुनाई का बहुत शौक था। मतलब वो एक बहुत ही साधारण और भरोसेमंद जोड़ा थे। और यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। हाँ, वो विरोधाभास है ना। एकदम सही। एक तरफ ये बेहद शांत ग्रामीण जीवन और दूसरी तरफ वो अकल्पनीय क्रूरता जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। हम आज जिस जांच की बात कर रहे हैं वो एक दोहरे हत्याकांड की खोज से लेकर एक जटिल अंडरकवर ऑपरेशन तक जाती है। और ये सब शुरू हुआ 2 दिसंबर 2001 को। डर्क अपने रूटीन का इतना पक्का था कि जब वो काम पर नहीं दिखा तो उसके दोस्त समझ गए कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। हाँ, तो उसका दोस्त टोनी परेशान होकर डर्क के घर पहुंचता है। बाहर से तो सब शांत था, पर बाड़े में लामा भूखे और बेचैन लग रहे थे। फिर टोनी ऊपरी पोर्च पर चढ़कर खिड़की से अंदर झांकता है और उसे फर्श पर एक कंबल से ढका हुआ शरीर दिखाई देता है। अरे बाप रे। हाँ, वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और अंदर का नजारा ऐसा था जिसने जांचकर्ताओं के भी रोंगटे खड़े कर दिए। मतलब क्या मिला उन्हें अंदर? दोनों के शव वहां लिविंग रूम में पड़े थे। उन्हें गोलियां मारी गई थी और चाकुओं से गोदा गया था। और सबसे अजीब बात, उनके हाथों और पैरों को डक्ट टेप और जैप स्ट्रैप से कसकर बांधा गया था। ये तो बेहद भयानक है। और इतना ही नहीं, पूरे घर में पेट्रोल की बहुत तेज गंध आ रही थी। मतलब साफ था कि हमलावर सबूत भी मिटाना चाहता था। लेकिन यहाँ जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी दीवार तो समय की थी। जब हत्यारा एक हफ्ता आगे हो और सबूत ठंडे पड़ रहे हो तो क्या ये जांचकर्ताओं के लिए शुरुआत से ही एक हारी हुई लड़ाई की तरह नहीं लगता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। यहीं पर एक तरह की फोरेंसिक पहेली को सुलझाना पड़ा। पुलिस को डर्क की एक वीजा रसीद मिली जो 24 नवंबर की थी। अच्छा। फिर उन्होंने फोन रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि ऑड्रे की आखिरी फोन कॉल भी उसी दिन शाम 4 बजे की थी। सिंक में कुछ बर्तन रखे थे जो धुले हुए तो थे लेकिन सूखे नहीं थे। मतलब उसी शाम कुछ हुआ था। बिल्कुल। और सबसे पक्का सबूत शव परीक्षण से मिला। पैथोलॉजिस्ट ने देखा कि उनके पेट में हाल ही में खाया गया भारी भोजन मौजूद था। इन सभी सुरागों को जोड़कर पुलिस ने मौत का समय 24 नवंबर की शाम 5 से 7 बजे के बीच तय किया। इसका मतलब है कि जब पुलिस 2 दिसंबर को घर में घुसी तब तक हत्यारे को भागे हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। हाँ, पूरा 1 हफ्ता। इस बात ने तो अंडरबी के लोगों में दहशत भर दी होगी। जो लोग अपने दरवाजे खुले छोड़ते आए थे उन्होंने भारी ताले लगाने शुरू कर दिए। हर किसी को अपने पड़ोसी पर भी शक होने लगा था। यहाँ तक कि लोग साइकिल चलाते हुए किसी स्थानीय व्यक्ति को भी देखकर पुलिस को बुला रहे थे। ये एक छोटे समुदाय के लिए गहरा मनोवैज्ञानिक आघात होता है। सुरक्षा का भ्रम रातों रात टूट जाता है। और इसी भारी दबाव के बीच सार्जेंट लिसा स्टीवर्ट ने इस जांच की कमान संभाली। तो उन्होंने शुरुआत कहां से की? क्योंकि अक्सर तो हत्यारा कोई करीबी ही होता है। बिल्कुल। लिसा स्टीवर्ट की टीम ने सबसे पहले डर्क के छोटे भाई से पूछताछ की, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। एक साफ मकसद। हाँ, और दूसरा शक डर्क के एक पड़ोसी पर गया। ऐसी अफवाह थी कि वो कुख्यात हेल एंजल्स गैंग के साथ मिलकर डर्क की जमीन पर अवैध मारिजुआना उगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो दोनों तो बच निकले हैं ना? हाँ, क्योंकि विज्ञान अफवाहों पर काम नहीं करता। भाई का डीएनए अपराध स्थल से नहीं मिला और उसने पॉलीग्राफ टेस्ट भी पास कर लिया। और उस पड़ोसी के पास तो उस समय कहीं और होने का पक्का सबूत था। तो शुरुआती संदिग्ध सूची से बाहर हो गए। लेकिन यहाँ जो बात सामने आती है वो मुझे एक तरह के वाटरमार्क की तरह लगती है। मेरा मतलब है वो गुप्त सबूत जिसे पुलिस ने मीडिया से छुपा कर रखा था। हाँ, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस रणनीति को पुलिस होल्ड बैक एविडेंस कहती है। हत्यारे ने पेट्रोल को छिड़का था, लेकिन उससे आग लगाने के लिए एक बहुत अजीब तरीका अपनाया था। वो कर्लिंग आयरन वाला जुगाड़। एकदम सही। दीवार से एक टाइमर जोड़ा था और उसमें बालों को घुंघराले करने वाला कर्लिंग आयरन लगा हुआ था। ये जानकारी जनता से पूरी तरह छिपा कर रखी गई थी।
लेकिन क्या ये पुलिस के लिए एक बड़ा जोखिम नहीं है कि वे इतनी अहम जानकारी को जनता से छिपाएं? क्या ये सुराग जुटाने की प्रक्रिया को धीमा नहीं कर देता? देखो, ये जोखिम जरूर है, लेकिन बहुत जरूरी भी है। जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो बहुत से झूठे लोग जुर्म कबूल करने आ जाते हैं। ओह अच्छा। ताकि वो असली और नकली हत्यारे में फर्क कर सकें। बिल्कुल। असली हत्यारे के अलावा किसी को उस टाइमर और कर्लिंग आयरन के बारे में नहीं पता था, और इसी सबूत ने आगे चलकर रेने थेरियन की पहचान पक्की की। रेने थेरियन, वही इंसान जो पहले डर्क के फार्म पे काम करता था और उसी की प्रॉपर्टी पे ट्रेलर में रहता था। और इन दोनों के बीच का जो विवाद था वो सुनकर तो अजीब ही लगता है। हाँ, वो पाइप वाला विवाद। मतलब कड़ाके की ठंड में डर्क ने बस बिना पूछे रेने के ट्रेलर में जमे हुए पाइप चेक कर लिए थे, और रेने इतना भड़क गया कि डर्क ने उसे काम से ही निकाल दिया। देखो, ग्रामीण इलाकों में अलगाव बहुत होता है, वहाँ व्यक्तिगत सीमाएं बहुत मायने रखती हैं, और एक छोटी सी बात अहंकार का बड़ा मुद्दा बन जाती है। लेकिन सिर्फ एक विवाद के आधार पर तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। सबूतों की जो कड़ी जोड़ी वो बहुत हैरान करने वाली है। वो एटीएम वीडियो। हाँ, रात के करीब 12 बजे आर्मस्ट्रॉन्ग की एक एटीएम से ऑड्रे के कार्ड से पैसे निकाले गए। वीडियो में नकाबपोश दिखा, पर उससे ठीक 1 मिनट पहले रेने जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति ग्रे हुडी में स्टोर में घुसा था। और सबसे बड़ी बात, रेने की जो शिफ्ट थी वो सुबह 11:30 से 4:30 और रात 7:30 से 11 साढ़े 11 तक थी। हत्या और एटीएम जाने का समय उसकी शिफ्ट के खाली समय से बिल्कुल मेल खा रहा था। और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी तो देखो, वो एक .220 कैलिबर राइफल थी जो बहुत दुर्लभ है। पूरे कनाडा में सिर्फ 8 ऐसी बंदूकें थी, और एक रेनी के पास थी। हाँ, और पड़ोसियों ने उसे उस बंदूक से एक बीमार गाय को मारते हुए देखा भी था। और अंत में वो डीएनए सबूत, जिस डक्ट टेप से डर्क को बांधा गया था, उस पर मिला डीएनए रेने से 9.1 ट्रिलियन में से 1 की सटीकता से मेल खाता था। यहाँ कहानी वास्तव में बेहद रोचक हो जाती है। अगर एक में 9.1 ट्रिलियन का डीएनए मैच मिल गया है और इतने सारे साक्ष्य है, तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? क्या कानूनी पेचीदगियां कभी-कभी न्याय के रास्ते में दीवार बन जाती है? ये निराशा बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कनाडाई कानून व्यवस्था में सब कुछ संदेह से परे साबित करना होता है। पुलिस के पास जो भी था वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य था। मतलब कोई चश्मदीद नहीं था? बिल्कुल, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। वकील अदालत में आसानी से कह सकता था कि रेने वहीं रहता था, इसलिए उसका डीएनए टेप पर मिलना स्वाभाविक है। और अगर पुलिस केस हार जाती तो डबल जेपार्डी के तहत उसे दोबारा कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। तो उन्हें ऐसा कुछ चाहिए था जो कोई झुटला न सके, और यहीं से शुरू होता है मास्टर स्ट्रोक, मिस्टर बिग अंडरकवर ऑपरेशन। रेने तब तक क्यूबेक चला गया था और डर्क का परिवार गहरे दुख में था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो मिस्टर बिग ऑपरेशन दुनिया की सबसे जटिल पुलिस रणनीतियों में से एक है। पुलिस सचमुच एक नकली आपराधिक सिंडिकेट बनाती है। ये सोचना ही कितना डरावना है। अंडरकवर जासूसों ने पूरे 7 महीने तक एक झूठी जिंदगी जी। वो ऐसे इंसान के साथ हंस बोल रहे थे जिसने 2 बेकसूर लोगों को मारा था। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। उन्होंने धीरे धीरे रेने का भरोसा जीता, उसे अवैध नकदी गिनने या चुराई हुई कार यहाँ वहाँ ले जाने के काम दिए, ताकि उसे लगे कि वो एक बड़े गिरोह का हिस्सा है। हाँ, रेने को लगा कि उसे पैसा और सुरक्षा मिल रही है। और जब वो पूरी तरह चाल में फंस गया, तब पुलिस ने उसे संगठन के बॉस मिस्टर बिग से मिलवाया। ये तो बिल्कुल एक उल्टे एस्केप रूम की तरह है, जहाँ पुलिस ने उसके चारों ओर एक भूल भुलैया बनाई और वो खुद खुशी खुशी अपने आप को उसमें कैद कर लेता है। एकदम सही तुलना है। मिस्टर बिग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पुलिस वाली सारी समस्याएं खत्म कर दूंगा, लेकिन संगठन में झूठ नहीं चलता, तुम्हें मुझे अपना सच बताना होगा। और उस झूठे अहंकार में आकर रेने ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बता दिया कि उसने कैसे हत्याएं की, और सबसे बड़ी बात, उसने उसी गुप्त सबूत का जिक्र किया। रेने ने खुद बताया कि उसने घर जलाने के लिए टाइमर और कर्लिंग आयरन लगाया था, और वो हैरान था कि घर जला क्यों नहीं। वो होल्ड बैक एविडेंस। ये सुनते ही पुलिस को यकीन हो गया होगा कि यही असली हत्यारा है। बिल्कुल, पर केस को अदालत में लोहे जैसा मजबूत करने के लिए मिस्टर बिग ने उस लापता ब्लैक होंडा कार के बारे में पूछा, जिसे डर्क के घर से चुराया गया था, जिसे हेलीकॉप्टर भी नहीं ढूंढ पाए थे। हाँ, रेने ने घर से बताया कि उसने कार को गहरी खाई में धकेल दिया था। जब अंडरकवर एजेंट उसके साथ वहां गए तो देखा कि कार खाई में तो थी, पर उसके ठीक ऊपर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। ओह, इसीलिए वो आसमान से दिखाई नहीं दी। हाँ, अब पुलिस के पास सब कुछ था। अगले ही दिन वेस्ट कैलोना में जब रेने उन्हीं एजेंटों से मिलने आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
उसे समझ ही नहीं आया कि उसका अपना सिंडिकेट ही पुलिस था। ये बहुत ही शानदार जीत थी। नवंबर 2006 में रेने ने सेकेंड डिग्री हत्या का दोष स्वीकार किया और उसे पैरोल की संभावना के बिना 18 साल की सजा सुनाई गई। सार्जेंट लीसा और उनकी टीम को सम्मानित किया गया। न्याय जरूर मिला, लेकिन उनका जो नुकसान हुआ वो कोई अदालत नहीं भर सकती। तो इस सब का असल मतलब क्या है? पुलिस ने ये तो पता लगा लिया कि हत्या कैसे और किसने की, लेकिन हत्या का असली कारण क्या था? क्या ये केवल कुछ 100 रुपयों के लिए था या उस ठंडे पाइप वाले विवाद का बदला? ये सच हमेशा के लिए रहने के दिमाग में ही कैद है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम उन लोगों को असल में कितना जानते हैं जो हमारे आसपास काम करते हैं। कोई छोटी सी रंजिश कब अकल्पनीय क्रूरता में बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।